जब आप एक सेब गिराते हैं तो हमें पता है कि ज़मीन सेब को अपनी तरफ खींचती है और वो नीचे गिरता है। हम इसे कशिश सिकल की कुव्वत कहते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या सेब भी ज़मीन पर कोई कुव्वत लगाता है? आइए देखते हैं। जल्दी से दोहराती हूँ, कुव्वत असल में क्या है। देखें, याद रखें कि कुव्वत बस एक धक्का या खिंचाव होता है। लेकिन किसी चीज़ पर धक्का या खिंचाव महसूस करने के लिए असल में क्या चाहिए? जवाब है कोई ना कोई तामिल यानी इंट्रैक्शन। मिसाल के तौर पर जब आप अपने बैट से गेंद को मारते हैं तो बैट गेंद के साथ राब्ते में होता है और इसे धक्का देता है, वो गेंद पर कुव्वत लगाता है। हम इसे राब्ता या कांटेक्ट की कुव्वत कहते हैं। यहाँ बैट गेंद के साथ राब्ते में है, लेकिन हमेशा कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि ज़मीन सेब पर जो कुव्वत लगा रही है और इसे गिरा रही है, देखें यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए इन्हें नॉन कांटेक्ट कुव्वत कहते हैं। लेकिन फिर भी एक इंट्रैक्शन है और असल बात यह है कि आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक सेब खुद पर कुव्वत नहीं लगा सकता, आपको मिसाल के तौर पर ज़मीन चाहिए जो सेब पर कुव्वत लगाए। इसी तरह एक गेंद भी खुद पर कुव्वत नहीं लगा सकती। इस खास मिसाल में हमें एक बैट चाहिए जो इसे धक्का दे यानी इस पर कुव्वत लगाए। तो देखें, कुव्वतें दो अशिया या आप कह सकते हैं कि दो ज़रात के दरमियान इंट्रैक्शन से पैदा होती हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि जब बैट गेंद के साथ इंट्रैक्ट करता है तो वो गेंद पर कुव्वत लगाता है। लेकिन क्या बैट पर भी कोई कुव्वत लगती है? आइए देखते हैं, और इसे समझने के लिए ज़रा सोचें कि आप बेसबॉल नहीं मार रहे हैं। सोचें कि आप एक बॉलिंग बॉल मार रहे हैं। मुझे पता है ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ज़रा सोचें। आप बैट लेते हैं और इस बॉलिंग बॉल को ज़ोर से मारने की कोशिश करते हैं। आप इस बॉलिंग बॉल पर कुव्वत लगाते हैं। अब क्या होगा? आप अपनी हड्डियों में भी महसूस कर सकते हैं, वो बैट या तो टूट जाएगा या पीछे की तरफ उड़ जाएगा। तो इसी इंट्यूटिव फीलिंग से आप देख सकते हैं कि बैट पर भी लाजमी कोई कुव्वत लग रही है और वो कुव्वत पीछे की तरफ होगी। तो हाँ, वाकई इस बैट पर भी एक कुव्वत लग रही है। तो आपने ये देखा कि जब बैट गेंद पर कुव्वत लगाता है तो गेंद भी वापस बैट पर कुव्वत लगाती है। लेकिन ये कुव्वत कितनी बड़ी है, चलिए इस बारे में सोचते हैं। अगर आप इस गेंद पर हल्की सी कुव्वत लगाएं, अगर आप बहुत आहिस्ता से इस गेंद को टैप करें बहुत छोटी कुव्वत के साथ, तो आपको लगेगा कि आपका बैट टूट जाएगा। आपको लगेगा कि आपके बैट पर भी एक छोटी सी कुव्वत वापस आएगी, है ना? लेकिन अगर आप इस गेंद पर बहुत ज़्यादा कुव्वत लगाएं, अगर आप इसे ज़ोर से मारने की कोशिश करें तो बैट उड़ जाएगा या टूट जाएगा। तो इसका मतलब है, और हमने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए एहतियात से तजुर्बात किए हैं कि जब बैट गेंद पर कुव्वत लगाता है तो गेंद भी बैट पर एक बराबर और मुखालिफ कुव्वत लगाती है। और ये बात आम तौर पर तमाम कुव्वतों के लिए दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप और आपका दोस्त स्केटिंग कर रहे हैं और आप अपने दोस्त को बाएं तरफ धक्का देते हैं। अब क्या होगा? यकीनन आपका दोस्त इस तरफ हरकत करना शुरू कर देगा, लेकिन आपको भी पीछे की तरफ धक्का लगेगा, यानी आपका दोस्त भी आप पर कुव्वत लगाएगा। और कुव्वत तब तक रहती है जब तक कांटेक्ट है। जैसे ही कांटेक्ट खत्म हुआ, कुव्वत भी खत्म हो जाती है। तो ये हमेशा सच है और हम इसे एक नाम देते हैं। हम इसे न्यूटन का तीसरा कानून कहते हैं। तो आम तौर पर हम कह सकते हैं कि जब एक शय बी पर एक कुव्वत लगाती है तो शय बी एक बराबर और मुखालिफ कुव्वत वापस शय ए पर लगाती है। मिसाल के तौर पर अगर बैट बी पर कुव्वत लगाता है गेंद पर, तो गेंद भी एक बराबर और मुखालिफ कुव्वत वापस बैट पर लगाती है। इसी तरह जब ये लड़की इस लड़के पर कुव्वत लगाती है तो लड़का भी एक बराबर और मुखालिफ कुव्वत वापस लड़की पर लगाता है। और वैसे आप बिल्कुल आज़ाद हैं कि आप किसको ए और किसको बी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुव्वत तब तक रहती है जब तक इंट्रैक्शन है। यहाँ पर इंट्रैक्शन सिर्फ तब होता है जब कांटेक्ट हो। तो जब कांटेक्ट खत्म हो जाए, कुव्वत भी खत्म हो जाती है। और चूंकि ये हर कुव्वत के लिए सच है, अब हम असल सवाल का जवाब दे सकते हैं। ज़मीन सेब पर फोर्स लगा रही है, इसे नीचे की तरफ खींच रही है।
تو نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق سیب کو بھی زمین پر ایک برابر اور مخالف قوت لگانی چاہیے، یعنی سیب بھی بالکل اسی قوت سے زمین کو واپس اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ بالکل بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، ذرا سوچیں تو صحیح۔ یہ سیب اتنا چھوٹا ہے اور اس کا ماس زمین کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن پھر بھی دونوں ایک دوسرے پر بالکل برابر مگر مخالف قوت لگاتے ہیں۔ اور اگر آپ سوچیں تو یہ کافی زبردست بات ہے۔ تو نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق قوت ہمیشہ جوڑے میں آتی ہیں، لیکن اس سے ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر قوت ہمیشہ جوڑے میں آتی ہیں اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے برابر اور مخالف ہوتی ہیں تو کیا انہیں منسوخ نہیں ہو جانا چاہیے؟ تو وہ منسوخ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ مختلف اشیاء پر لگ رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ایک قوت سیب پر لگ رہی ہے اور دوسری قوت زمین پر لگ رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ پچھلی مثال دیکھیں تو ایک قوت گیند پر لگ رہی ہے اور دوسری قوت بیٹ پر لگ رہی ہے۔ ایک قوت لڑکی پر لگ رہی ہے اور دوسری قوت یہاں لڑکے پر لگ رہی ہے۔ تو یہ جو قوت کے جوڑے ہیں یہ ہمیشہ مختلف اشیاء یا مختلف ذرات پر لگتے ہیں، اس لیے یہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، جب آپ یہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ قوتیں متوازن ہیں یا نہیں تو آپ ان قوتوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو ایک ہی ذرے یا ایک ہی شے پر عمل کر رہی ہیں۔ اچھا، آخر کار نیوٹن کے تیسرے قانون کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک قوت کو جانتے ہیں اور قوت کے دوسرے جوڑے کی شناخت کرنا چاہتے ہیں تو بس الفاظ کو الٹ دیں۔ مثال کے طور پر ایک مچھلی اپنی دم سے پانی پر پیچھے کی طرف قوت لگاتی ہے، لہذا نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق پانی اسی وقت مچھلی پر آگے کی طرف قوت لگاتا ہے۔ اب چھلانگ لگانے پر غور کریں۔ جب آپ چھلانگ لگاتے ہیں تو آپ زمین پر نیچے کی طرف قوت لگاتے ہیں۔ نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق اسی وقت زمین بھی آپ پر اوپر کی طرف قوت واپس لگاتی ہے۔ اور اگر آپ سیب یا گیند کے نیچے گرنے کی مثال دیکھیں تو زمین سیب کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی نیچے کی طرف قوت لگاتی ہے۔ نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق سیب بھی زمین پر اوپر کی طرف قوت لگاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قوت ہمیشہ انٹریکشنز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ انٹریکشنز کے لیے رابطہ ضروری ہوتا ہے اور کچھ جیسے کشش ثقل ان کے لیے رابطہ ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کے پاس ہمیشہ دو ذرات یا دو اشیاء ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں قوتیں ہمیشہ جوڑوں میں آتی ہیں۔ یہ قوتیں ہمیشہ برابر اور مخالف ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ مختلف اشیاء پر عمل کر رہی ہوتی ہیں اس لیے وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو منسوخ نہیں کریں گی۔